4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। बस इतना ही। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। तो आज का ये लास्ट क्लास होगा फ्रॉम फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन। इस वाले क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कोड से रिलेटेड, है ना, और फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन प्रैक्टिस से रिलेटेड, जिसके बारे में एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां से। ठीक है, तो अब सुनिए, ये जो स्टार्टिंग में मैंने डायलॉग मारी कि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, वो इसलिए मारा क्योंकि हमको रिसर्चर नहीं बनना है, अभी साइंटिस्ट नहीं बनना है फिलहाल के लिए। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है। ओके, सो एग्जामिनेशन अपना क्रैक हो जाए, टाइम नहीं है हमारे पास, आगे निकले, बस यही मकसद रहेगी। सो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, चलिए, ताकि आपका कहीं डाउट ना रहे। तो देखिए, फ्लेक्सिबल पेवमेंट मतलब जो रोड आप डिजाइन करते हो ना, इसको डिजाइन करने के लिए हम लेयर में रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये बात तो साफ है ना। तो जो कोड है वो जनरली 3 तरह के लेयर को यहाँ पे डिफाइन करता है। कोड जो जनरली वो 3 टाइप ऑफ लेयर को, ऐसे तो होते हैं 4, लेकिन 3 तरह के लेयर में कोड कहता है कि ये हो गया आपका सबग्रेड लेयर, ठीक है। उसके ऊपर कह देता है ये बेस या सब बेस, दोनों को एक ही कह देता है, बेस या सब बेस। इसके ऊपर कह देता है बाइंडर कोड्स। चार दिनों की प्रीत जगत में, तो इस तरह से 3 लेयर में कोड आपको डिफाइन करता है, डिफरेंट लेयर, ठीक है। अब हमारे पास जो डिजाइन थ्योरी है वो अलग अलग कैटेगरी के डिजाइन थ्योरी है। डिजाइन थ्योरी का अगर मैं बारे में बात करूं, वो हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के हैं। कैटेगरी मतलब अलग ही डोमेन है उसका। इनमें से सबसे पहला जो डिजाइन थ्योरी आता है वो आता है इंपेरिकल अप्रोच। इंपेरिकल अप्रोच, ठीक है। इंपेरिकल अप्रोच कहने का मतलब है, जैसे हम हैं, आप हैं, और भी बहुत सारे लोग होंगे इस दुनिया में जो इंजीनियर्स होंगे और रोड को डिजाइन करते आ रहे होंगे, तो उनका एक नॉलेज आया होगा उनके दिमाग में, उनका एक प्रैक्टिस आया होगा, उनका एक एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। तो बेस्ड ऑन दैट नॉलेज, दैट एक्सपीरियंस, है ना, वो कुछ थ्योरी को दिए हैं कि ये थ्योरी आप यूज करिए फॉर डिजाइन ऑफ दिस रोड या फिर दिस पेवमेंट, है ना। तो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस जो डिजाइन थ्योरी डेवलप हुई हैं, उनको हम कहेंगे इंपेरिकल अप्रोच। So this theory is entirely developed based on past experience. Based on past experience. ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से थ्योरी आते हैं, इंपेरिकल अप्रोच के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं, जो हमने मेथड डिस्कस किया था इन डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, उनमें से कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो ये इंपेरिकल थ्योरी के अंदर आते हैं। ये एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, इंपेरिकल थ्योरी के अंदर जो मेथड्स आते हैं, ग्रुप इंडेक्स मेथड, ग्रुप इंडेक्स लैग हो रही है थोड़ा सा, ग्रुप इंडेक्स मेथड। दूसरा आता है सीबीआर मेथड, सीबीआर मेथड। तीसरी आती है मैक्लियोड थ्योरम, मैक्लियोड थ्योरम मेथड। ये नाम आपसे एग्जामिनेशन में पूछेंगे कि ग्रुप इंडेक्स मेथड इज ए टाइप ऑफ इंपेरिकल मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन, सीबीआर मेथड इज ए टाइप ऑफ इंपेरिकल मेथड ऑफ पेमेंट
design. MacLeod theorem method is an empirical theorem for flexible pavement design. ये सारे बातें, 3 बातें आपसे यहां से पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखनी है कि नहीं, ठीक है, तो ये पूछेगा। दूसरा जो डिजाइन कॉन्सेप्ट है, इट इज योर सेकेंड। अभी क्या किया लोगों ने, थोड़ा सा और डिटेल में वो गए, इसमें मैकेनिज्म प्लस इंपेरिकल कॉन्सेप्ट, मतलब मैकेनिज्म कहने का मतलब कुछ ऐसे थ्योरीज को डेवलप किया, ऐसे रिलेशनशिप को डेवलप किया जहां से स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह ये सब चीज प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने के बाद फिर उनके एक्चुअल वैल्यू को यूज करके एंड इंपेरिकल इक्वेशंस या फिर इंपेरिकल कॉन्सेप्ट्स को यूज करके फिर एक डिजाइन थ्योरी उन्होंने दिया, जैसे कि मॉडिफाइड सीबीआर मेथड जो हमारा कोड फॉलो करता है, दैट इज योर मैकेनिस्टिक इंपेरिकल मेथड, है ना, या फिर इसको हम सेमी इंपेरिकल मेथड भी कहते हैं। तो सेकेंड टाइप ऑफ डिजाइन थ्योरी इज सेमी इंपेरिकल मेथड। मतलब ये कंप्लीटली इंपेरिकल भी नहीं है ना, या फिर कंप्लीटली थ्योरेटिकल भी नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस तो इन्वॉल्व है, पास्ट जजमेंट तो इन्वॉल्व है, लेकिन विथ सम लॉजिक्स, ठीक है, इसको हम कहेंगे सेमी इंपेरिकल मेथड या फिर मैकेनिस्टिक इंपेरिकल मेथड। अपना कोड भी इसी अप्रोच को बेसिकली फॉलो करता है, हमारा जो कोड है इसी अप्रोच को फॉलो करता है। इस मेथड के अंदर 2 तरह के डिजाइन्स आते हैं, डिजाइन कॉन्सेप्ट, ट्राइएक्सियल मेथड मतलब यहाँ पे ट्राइएक्सियल मेथड में आप देखा होगा कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं, देन आफ्टर बाय यूजिंग द फॉर्मूला, है ना, जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, बाय यूजिंग दैट इंपेरिकल फॉर्मूला वी गेट द पेवमेंट थिकनेस वैल्यू, है ना, तो कुछ ना कुछ हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसे कहेंगे ट्राइएक्सियल मेथड, हमने आपने पढ़ा था। सेकेंड है मॉडिफाइड सीबीआर मेथड, इसको भी आप मैकेनिस्टिक अप्रोच में लेके चलो क्योंकि ये हमारा कोड भी फॉलो करता है। तो मॉडिफाइड सीबीआर मेथड, या फिर इसको आप कह सकते हो जैसे कि आईआरसी मेथड, भागवत गीता। देखिए बहुत लोगों ने भागवत गीता को फॉलो किया है, हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं तो भागवत गीता को तो फॉलो करते हैं, और भी ग्रंथ हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, हर एक धर्म की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, बट भागवत गीता में जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, इट इज वेरी मच मीन्स प्योर कह सकते हैं आप, वो क्लियर कट बात बता देती है आपको। पॉइंट नंबर 3, दिस इज योर कंप्लीटली थ्योरेटिकल मेथड। ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल मेथड है, ठीक है, ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल एनालिसिस पे डिपेंड है, लॉजिक्स एनालिसिस, बस यही सब चीजें इसके अंदर, ठीक है। जो आते हैं आपके मेथड, उसका नाम आप याद रखिए, बर्मिस्टर मेथड एक एग्जांपल है थ्योरेटिकल मेथड का, बर्मिस्टर मेथड, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछेंगे कि कौन से कैटेगरी का कौन सा मेथड है, ओके। अब चलिए इसको लिख लीजिए। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा अपना जो कोड है उसके बारे में। तो चूंकि आपको मैंने बता दिया कोड जो है क्या एज्यूम कर रहा है, आपका सेमी इंपेरिकल मेथड वगैरह एज्यूम कर रहा है। अब देखिए तो कोड ने इस तरह का 3 लेयर में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, कोड ने सेमी इंपेरिकल मेथड को तो यूज किया, वो मॉडल बनाने में यूज किया, फिर उसका ओवरऑल एनालिसिस में वो मेथड को यूज कर रहा है, लेकिन इंडिविजुअल जो लेयर का एनालिसिस है, मतलब जो स्ट्रेस स्ट्रेन इन सब का जो कंप्यूटेशंस वो करता है कोड, वो करता है बेस्ड ऑन लेयर्ड लीनियर इलास्टिक थ्योरी। मैं आपको कोडल वैल्यू दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए,
हाइलाइटर, लेट मी टेक हाइलाइटर। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये IRC का है, मतलब कोड है। आप ये स्टेटमेंट को पढ़िए। द मैकेनिस्टिक इंपेरिकल डिजाइन अप्रोच कैंसल which was used in the second and third revision of IRC 37 is retained in the current revision as well as for design of current revision as well as for design of flexible pavement. The theory selected for the analysis of pavement is linear elastic layered theory, in which pavement is modeled as multi-layer system. तो ये जो बात है ना, किधर गया, एक मिनट, लेट मी रीओपन दैट। अच्छा, ये जो पीडीएफ में दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ के बारे में आपको बताऊंगा, लास्ट में एक्चुअली बताने वाला था। दिस इज वेरी गुड पीडीएफ। आप खन्ना जेस्टो ये वो बहुत सारे हम किताबें पढ़ते हैं, सो दोज आर यूजलेस तो नहीं, नॉलेज तो नॉलेज होती है, बट यहां से आपको क्लियर कट एकदम बिहेवियर, जो डिजाइन कॉन्सेप्ट है कि आखिर कैसे पेमेंट फ्लेक्स, एक इंजीनियर जैसा कैसा सोचता है वो क्योंकि ये रिसर्च पेपर है डायरेक्टली, ठीक है, तो मैं जनरली रिसर्च पेपर्स को ही फॉलो करता हूं, तो वहां से एक क्लियर बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि एक्चुअली कैसा स्ट्रेस, कैसा लोड, कैसा ये, तो वहां से एक अंडरस्टैंडिंग मिलने के बाद फिर हम जब कोड वोड इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, क्योंकि सब आइडिया तो वहीं से, बेसिक तो वही है। ओके, तो इसके बारे में मैं आपको बताता, तो आप यहीं से देख लीजिए। द कॉन्टैक्ट पैच, इनका जो जर्नल है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। इसमें इन्होंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है कि पेमेंट कैसे वर्क करता है, ग्रेन टू ग्रेन जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है वो कैसे है, रटिंग क्या होती है, डिफॉर्मेशन क्या होती है, विद डिफरेंट रिसर्च इन्होंने कंप्लीटली द थ्योरेटिकल प्रेजेंट है ना, विद लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है ना, कैसे स्ट्रेस डिक्रीज होती चलती है, विथ ऑल कंप्लीट लॉजिक। ओके, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे बेसिकली कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेस बल्ब क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन्ड है ना। देखिए यहाँ पे ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म बताया था मैंने सबसे पहला वाला वीडियो क्लास में ही। ओके, उस चीज को यहाँ पे बताया गया है। वेल, लेट मी रिलोड द पीडीएफ अगेन। ये आ गया, देखिए, तो हाइलाइटर, तो देखिए कहां से हाईलाइट कर रहे थे, द मैकेनिस्टिक इंपेरिकल चेंजेस, जस्ट ए मिनट। वेल, ठीक है, इसी पीडीएफ से काम बनाते हैं। आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि मैकेनिस्टिक इंपेरिकल डिजाइन मेथड एंड लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया पेमेंट को, और लीनियर इलास्टिक लेयर थ्योरी, ये नाम पूछा जाता है। लीनियर इलास्टिक लेयर थ्योरी के कॉन्सेप्ट को यूज करके एनालिसिस के लिए यूज किया गया। ये किसके लिए यूज किया गया? एनालिसिस के लिए। एनालिसिस कहने का मतलब है स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, डिफ्लेक्शंस हो गया, इनके कैलकुलेशंस के लिए, है ना। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस वी यूज्ड लीनियर इलास्टिक लेयर थ्योरी एंड द ओवरऑल द डिजाइन अप्रोच इज मैकेनिस्टिक इंपेरिकल डिजाइन अप्रोच, है ना। मतलब सेमी इंपेरिकल मेथड, सेमी इंपेरिकल कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हमने ओवरऑल पेमेंट थिकनेस को डिजाइन किया है। बट फॉर एनालिसिस वी यूज लीनियर इलास्टिक लेयर्ड थ्योरी, वी यूज लीनियर इलास्टिक लेयर्ड थ्योरी। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। तो ये दोनों बात अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज आपको होने की जरूरत नहीं है। अब चलिए बात करते हैं, एक एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए आप, ये किसके बारे में, देखिए ये स्ट्रेन के बारे में। यहाँ पे देखिए वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑन टॉप ऑफ सबग्रेड, मतलब ये जो कुछ कुछ चीजें है ना, ये क्रिटिकल स्ट्रेन वगैरह है ना, इसके बारे में लिखा गया है। तो चलिए ये क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए कोड कहता है जो क्रिटिकल स्ट्रेन है, मतलब क्रिटिकल स्ट्रेन कहने का मतलब है, कोड अब बात करता है फेलियर के बारे में। फेलियर, है ना, ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रेन है जिसके कारण मेरा रोड जनरली फेल होता है, इसके बारे में कोड ने बात किया। तो कोड ने सबसे पहले बोला, सबसे पहला टाइप ऑफ फेलियर जो कोड बात करता है वो बात करता है रटिंग के बारे में। रटिंग फेलियर, रटिंग फेलियर, ठीक है। रटिंग फेलियर मतलब तो समझ रहे हैं ना, रटिंग मतलब क्या होती है, जैसे कि ये रोड है आपका, इस रोड के ऊपर व्हीकल चलेगा, तो व्हीकल जब चलेगा तो लोड अप्लाई करेगा,
है ना। तो लोड अप्लाई करने के कारण, जैसे कि यहाँ पे बना दे रहा हूं, ये रोड है, ये व्हीकल चल रही है, तो व्हील लोड अप्लाइड है, तो व्हील लोड के कारण जो सबग्रेड है उसमें एक परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाती है। किसमें? सबग्रेड में। तो मान लो सबग्रेड के अंदर एक परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गई, तो मैंने बात किया था फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में कि बॉटम लेयर में कोई भी अगर फेलियर आ रही है तो दैट फेलियर इज रिफ्लेक्टेड इन थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ द पेमेंट। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है दैट इज योर ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म। ओके, ये बात आपको क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे चूंकि हम सबग्रेड पे बात कर रहे हैं, तो ये जो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, देखिए हॉरिजॉन्टली ऐसे था लेकिन वर्टिकली ऐसे डिफॉर्म कर गया। तो दिस डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक स्ट्रेन, इट इज बेसिकली ड्यू टू वर्टिकल स्ट्रेन, है ना, इसको हम वर्टिकल स्ट्रेन कहेंगे। तो वो क्रिटिकल का है टॉप ऑफ सबग्रेड, क्योंकि अगर यही चीज, ये जो सबग्रेड का टॉप है यही दबेगा, इसी में अगर डिफॉर्मेशन आएगी तभी ओवरऑल एम्बैंकमेंट जो भी आपने पेमेंट मतलब डिजाइन किया हुआ है वो डिफ्लेक्ट करेगा, वो दबेगा, है ना। तो यहाँ पे एक स्ट्रेन को क्रिटिकल स्ट्रेन कंसिडर किया गया है, ठीक है। इसको हम कहेंगे सिग्मा वी। सिग्मा वी ये क्या है? इट इज वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन। सिग्मा वीसी लिख लो, सिग्मा वीसी वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन ओवर टॉप ऑफ सबग्रेड। तो एग्जाम में इसके बारे में पूछता है कि क्रिटिकल स्ट्रेन कौन सा है। तो एक क्रिटिकल स्ट्रेन तो मैंने आपको बताया कि इट इज सिग्मा वीसी, जिसको हम कहेंगे वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन। ये कहां पे एक्ट कर रही है? ओवर टॉप ऑफ सबग्रेड। ये बात भी पूछता है, कहां पर एक्ट कर रही है? ओवर टॉप ऑफ सबग्रेड। इसके कारण क्या होगा? परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, जिसके कारण किस तरह का फेलियर होती है? रटिंग फेलियर। जिसके कारण कौन सा फेलियर होता है? रटिंग फेलियर, ठीक है। रटिंग मतलब दब गया, आपका पेमेंट पूरा दब गया। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं रटिंग का, तो ये देखिए, ये देखिए, इसी को हम कहते हैं रटिंग, है ना। कैसे आपका जो एम्बैंकमेंट है या फिर जो बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस है वो दब गया, तो ये चीज नीचे से हुई होगी, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नीचे में सबग्रेड आपका दब गया होगा, इसलिए वो पूरा का पूरा दब गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बहुत कम है, इसलिए अगर नीचे में कहीं फेलियर हुआ तो ऊपर भी फेल आपको रिफ्लेक्ट होगा, फेलियर रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन रिजिड पेमेंट में ऐसा नहीं था। क्यों रिजिड पेमेंट में ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पे साफ थी ना ये बात कि रिजिड पेमेंट एक वो स्लैब जो है ना वो एक छोटा सा ब्रिज जैसा काम करता था। कोई एक छोटा गड्ढा हो गया तो लोकल कैविटी अगर हो गई तो कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो इस तरह के फेलियर को रटिंग कहते हैं, दब जाना। और देखिए, और भी आप गूगल में इमेज मारोगे, गूगल में तो आजकल सब कुछ अवेलेबल है। देखिए देखिए कैसे ये दब गया। अच्छा, ये जो दबा है ना, ये इसका मैं अभी चर्चा करूंगा, ये अलग, थोड़ा सा अलग है। ये देखिए फोन, अब लोड होगा तब ना। एक्चुअली फोन किसी ने कर दिया है तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गई। तो मोटा मोटी आप रटिंग के बारे में समझ गए, ठीक है। तो ये हुआ एक क्रिटिकल स्ट्रेन। दूसरा क्रिटिकल स्ट्रेन का बात अगर मैं करूं तो दूसरा क्रिटिकल स्ट्रेन कोड कंसीडर कहां पे करता है? जो आपका सरफेस कोर्स है या फिर बाइंडर कोर्स या फिर इसको बिटुमिनस कंक्रीट वाला जो लेयर आप बोलोगे, बिटुमिनस कंक्रीट वाला सरफेस कोर्स, टॉप वाला, टॉप लेयर के बॉटम पे एक स्ट्रेन डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, सिग्मा अपस्लाइन। अच्छा, ये सिग्मा भी तो स्ट्रेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, इसको अपस्लाइन भी, सॉरी अपस्लाइन भी, है ना, अपस्लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। वो तो सिग्मा, वो तो स्ट्रेस मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, स्ट्रेन रिप्रेजेंट करना है तो अपस्लाइन भी, है ना। दूसरा मैं क्या कहां बात कर रहा हूं? दूसरा क्रिटिकल स्ट्रेन जो कोड कंसीडर करता है वो कंसीडर करता है कहां पे? जो टॉप लेयर है, बिटुमिनस कंक्रीट वाला लेयर है, उसके बॉटम पे
एक स्ट्रेन डेवलप होती है टेंसाइल नेचर की, उसको हम कहेंगे अपस्लाइन टी। बॉटम पे एक स्ट्रेन डेवलप होती है टेंसाइल नेचर की, इसको हम कहेंगे अपस्लाइन टी। दिस इज योर सेकंड क्रिटिकल स्ट्रेन। तो इसके बारे में भी पूछता है ना, इसके बारे में भी पूछता है। तो ये जो अपस्लाइन टी डेवलप हो रहा है, जस्ट अ मिनट, यहां लिखता हूं। डायग्राम समझ गया? ठीक है, मैं आपको और एक डायग्राम दिखाता हूं। ये देखिए, चलिए ये लगभग क्लियर है। देखिए इसको, ये पहिया है चक्का, इसके कारण व्हील लोड अप्लाइड हुआ। तो यहां पे नीचे ये देखिए, ये दिख रहा है, ये सबग्रेड, यहां से लिखा हुआ है सबग्रेड। तो सबग्रेड पे रटनिंग इफेक्ट होगा। और जो बिटुमिनस कंक्रीट वाला लेयर है ना, टॉप वाला लेयर, उस पे देखो, उस पे तो पहले लोड आ रही है। तो फील करो, इसको इमेजिन करना है, जब चक्का आगे बढ़ेगा तो जो बिटुमिनस कंक्रीट है उसको इधर उधर स्प्रेड करते चल रहा है कि नहीं, है ना। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अपस्लाइन टी। तो ये कहां पे है, इसका क्रिटिकल लोकेशन अपस्लाइन टी का बॉटम ऑफ द सरफेस कोर्स। बहुत अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके से दिया रहेगा, लेकिन ये मान लो कि जो टॉप लेयर है ना, उसके बॉटम पे, जो टॉप लेयर है उसके बॉटम पे अपस्लाइन टी। ये टॉप लेयर को सरफेस कोर्स, बाइंडर कोर्स, है ना, इस तरह से, या फिर टॉप लेयर, कुछ भी कहा जा सकता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरह से देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो टॉप लेयर है उसके बॉटम में ये क्रिटिकल स्ट्रेस का लोकेशन है। इसके कारण क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप होता है। टेंसाइल स्ट्रेन मतलब दो पार्टिकल अलग अलग हो जाएगा। मतलब बॉटम में क्रैक डेवलप हुआ तो वो पूरा क्रैक ऊपर आपको देखने को मिलेगा, फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो ये जो क्रैक है ना, इसको इस तरह के फेलियर को हम कहते हैं फटीग फेलियर। फटीग फेलियर, ये टर्म भी पूछा जा सकता है। और ये फटीग फेलियर के कारण जो क्रैक डेवलप होती है रोड के ऊपर, है ना, बहुत तरह के क्रैक डेवलप हो जाते हैं, बहुत पूरा रोड आपका फट जाता है इधर उधर। तो उस क्रैक का एक नाम भी दिया गया है एलिगेटर क्रैक। मैं आपको फोटो दिखाता हूं, देखिए ये देखो, इसको कहते हैं एलिगेटर क्रैक। अब देख रहे हैं, मतलब स्ट्रेन डेवलप हुआ तो इस डायरेक्शन में फटा। ओके, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन रोड का ये है, लेकिन चूंकि जो सरफेस कोर्स है उसके बॉटम पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन, मतलब विड्थ के अलोंग आपका स्ट्रेन है, तो क्रैक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अलोंग होगा। ये चीज ध्यान रखना, क्रैक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अलोंग होगा। ये चीज भी एग्जामिनेशन में आपको पूछी जा सकती है। ओके, वेरी क्लियर कट। तो इस देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, क्रैक आपका जो भी मैक्सिमम क्रैक है वो सीधा है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, मतलब जिस रास्ते में गाड़ी चलती है ऐसे, है ना। विड्थ के अलोंग क्रैक नहीं है। विड्थ के अलोंग क्रैक आपका स्प्रेड होते चल रही है और लॉन्गिट्यूडनल भी स्प्रेड होते चल रही है, लेकिन जो क्रैक है, मेन क्रैक है ना, वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही डेवलप हो रही है। मतलब पार्टिकल का सेपरेशन ऐसे हो रहा है लॉन्गिट्यूडनली, फिर इधर हो गया उधर हो गया, वो अलग चीज है। तो ये देखो, इसको एलिगेटर क्रैक कहने का मतलब क्या, मगरमच्छ का जो पीठ होता है ना, उसमें देखिए कैसे छोटे 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 दाने रहते हैं, तो उसी तरह का कुछ फट गया ये, है ना। इसको एलिगेटर क्रैक कहा जाता है। ये देखो, है ना। तो इस तरह का क्रैक आ जाता है ड्यू टू फटीग फेलियर, इसको हम एलिगेटर क्रैक कहते हैं। और ये क्रैक इसलिए डेवलप होती है क्योंकि वो जो सरफेस कोर्स है उसके बॉटम में जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है उसके कारण, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेन है उसके कारण। ठीक है, समझ गया। तो ये दो क्रिटिकल स्ट्रेन हो गए। तीसरा चीज क्या कोड एज्यूम कर रहा है, कोड ये मान रहा है कि देखो, यहाँ पे जो सरफेस कोर्स हम बना रहे हैं एक्चुअली, वो तो हम बिटुमिनस कंक्रीट का बना रहे हैं, बिटुमिनस कंक्रीट का। तो जो बिटुमिनस कंक्रीट का हम सरफेस कोर्स बनाते हैं, बाइंडर कोर्स बनाते हैं, ये इसकी जो स्ट्रेंथ है ये टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी, है ना। क्योंकि ये देखो, गर्म कर दोगे पिघल जाएगा, गर्म जब कर दोगे आप तो ये पिघल जाएगा। तो मान लो
टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जैसे कि समर सीजन वगैरह ये सब वो सब, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली कम रहेगी। तो उस वक्त जब व्हीकल का लोड सरफेस कोर्स के ऊपर लगेगा तो लोकल सेटलमेंट, लोकल परमानेंट स्ट्रेन आ सकती है आपकी बाइंडर कोर्स में। मतलब जो आपका सरफेस कोर्स है उसका सेटलमेंट हो सकता है, उसमें रटिंग हो सकती है, बाइंडर कोर्स में रटिंग हो सकती है। तो तीसरा फेलियर ये कंसिडर किया है कोर्ट ने, है ना, कि परमानेंट डिफॉर्मेशन इन योर बाइंडर कोर्स इटसेल्फ। परमानेंट, जस्ट ए मिनट, परमानेंट डिफॉर्मेशन इन, ये सब बात कोड में लिखा हुआ है, ठीक है, मैं कहीं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं। परमानेंट डिफॉर्मेशन इन बाइंडर कोर्स इटसेल्फ, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब कुछ कुछ बातें आप याद रखिएगा। यहां पे हमने दो बातों को किया है, एक तो क्रिटिकल स्ट्रेन्स के बारे में, फेलियर्स के बारे में, है ना, जो कोड ने कंसर्न दिखाया जिसके ऊपर। दूसरा जो डिजाइन थ्योरीज है फ्लेक्सिबल पेमेंट के, वो कितने तरह के हैं और कौन सा मेथड जो हमने पढ़ा था वो किस डिजाइन कॉन्सेप्ट के अंदर आती है। ये दो बातें हमने अभी तक डिस्कस किया है। अब चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी जो ये टेंसाइल स्ट्रेन वगैरह का मैं बात कर रहा था, कोड में इससे रिलेटेड आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, देखिए आप। बिटुमिनस लेयर के बॉटम में टेंसाइल स्ट्रेन एंड सबग्रेड के टॉप के ऊपर वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन, ये आपको इधर दिख रही होगी। दिस इज योर कंप्रेसिव स्ट्रेन एंड दिस इज योर टेंसाइल स्ट्रेन। फिर अगर सीमेंट ट्रीटेड बेस, ओके, ये अलग तरह का क्लियर है, अगर आप इसका यूज करते हो तो वहां उसके बॉटम पे फिर अगेन टेंसाइल स्ट्रेन, है ना, इसके कारण भी वही फटीग फेलियर। तो ये टेंसाइल स्ट्रेन ध्यान रखना, टेंसाइल स्ट्रेन। तो दिस इज योर क्रिटिकल स्ट्रेन, यहां पे लिख देता हूं, ये बनाने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर क्रिटिकल स्ट्रेन्स, ये भी हाँ। अब ये यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट है, फिर ये देखो, जस्ट ए मिनट, ओके। जो व्हीकल डैमेज फैक्टर हम कैलकुलेट करते थे वीडीएफ, हम यूज करते थे फोर्थ पावर लॉ, है ना। इसमें एक्सल लोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एक्सल लोड, इसे लास्ट क्लास में लास्ट में आप देखेंगे, पावर 4 हम करते थे, तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ लोड रिपीटेशन हमको निकल के आती थी। लेट मी फर्स्ट डिस्कनेक्ट द इंटरनेट, नहीं तो वही मैसेज आना शुरू हो जाएगा। तो यहां से हम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ लोड रिपीटेशन फिर निकालते थे। तो देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सल्स के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला है। कहने का मतलब स्टैंडर्ड लोड का वैल्यू आपको ध्यान रखना होगा फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सल। देखिए, पहला कंडीशन यहाँ पे दिया है, सिंगल एक्सल विथ सिंगल व्हील ऑन आइदर साइड। सिंगल एक्सल विथ सिंगल व्हील ऑन आइदर साइड, मतलब ये किस तरह के एक्सल के बारे में बोला, एक एक्सल है, इधर एक चक्का उधर एक चक्का। तो इस केस में जो स्टैंडर्ड लोड हम कंसीडर करते हैं 65 किलो न्यूटन। ये 80 किलो न्यूटन वाली बात क्या है, सिंगल एक्सल है लेकिन चक्कों का दो सेट है, इधर दो चक्के इधर भी दो चक्के। जैसे आप ट्रक वगैरह में, बसेस वगैरह में पिछले वाले एक्सल पे देखिए दो चक्के हो, समझ रहे हो, सिंगल एक्सल विथ डुअल व्हील ऑन आइदर साइड। इसके लिए स्टैंडर्ड लोड है 80 किलो न्यूटन। फिर ये टंडेम एक्सल,
विथ डुअल व्हील ऑन आइदर साइड। टंडेम एक्सल मतलब पीछे में जो गाड़ियां हैं उनके पीछे में 2 एक्सल होंगे और दोनों एक्सल में 2-2 चक्के होंगे, है ना। और ये दोनों एक्सल एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं। आप फोटो मारोगे ना टंडेम एक्सल व्हीकल्स का तो आपको दिख जाएगा, आप समझ जाओगे। यहाँ अभी नेट तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया इसलिए फोटो नहीं दिखा पाऊंगा। तो आप देखेंगे कि दोनों एक्सल सड़े सड़े रहते हैं, करीब करीब रहते हैं, तो उनमें 2-2 चक्के रहते हैं। ओके, तो इसके लिए इन दोनों के लिए कंबाइंड, है ना, ये दोनों एक्सल का सेट को मिला के जो स्टैंडर्ड एक्सल लोड आप कंसिडर करोगे 148। सिमिलरली ट्राइडेम एक्सल विद डुअल व्हील ऑन आइदर साइड, मतलब 3 एक्सल करीब करीब रहेंगे, 2-2 चक्के रहेंगे हर एक एक्सल में, 3 व्हील करीब करीब और 2-2 चक्के हर एक एक्सल में, तो उस केस में 224 हो गया स्टैंडर्ड एक्सल लोड, 224 किलोमीटर। तो ये वैल्यू आपको कोड में गिवन है, आप देख सकते हैं। वेल, समझ गया होगा आपने। हम हार मारने वाले नहीं है इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये व्हीकल डैमेज फैक्टर के केस में लिखोगे, जो एफ का वैल्यू हम निकालते थे, है ना, उसमें आपको ये लिखना है। ये लिख लीजिए 4 डिफरेंट केसेस। सिंगल व्हील 65, सिंगल एक्सल डुअल व्हील 80, जो आपको जनरली क्वेश्चंस में रहेगा, ठीक है। और टेंडेम एक्सल अगर मेंशन्ड है तो 148 लेके चलना है, ट्राइडेम एक्सल अगर मेंशन्ड है तो 224 लेके चलना है। ओके, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आराम से। फिर और एक टेबल आती है, इस टेबल को आपको नोट करना, याद रखनी इसकी वैल्यू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टेबल का डेटा पूछा जाता है। टेबल नंबर 4.1, मिनिमम सैंपल साइज फॉर एक्सल लोड सर्वे। मिनिमम सैंपल साइज फॉर एक्सल लोड सर्वे, दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा। इसके बारे में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि एक्चुअली हम कितने व्हीकल्स को सर्वे करेंगे और कितने के लिए हम बेसिकली डिजाइन करेंगे। अगर कॉमर्शियल ट्रैफिक वॉल्यूम किसी रोड पे लेस देन 3000 है तो उसका मिनिमम हमको 20% व्हीकल को कंसिडर करके डिजाइन करनी है। 3000 से 6000 अगर है तो 15%, लेकिन सब्जेक्ट टू 600 व्हीकल से कम नहीं होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 6000 व्हीकल है तो मिनिमम हमको कितना परसेंटेज सर्वे करना है, मतलब कितना परसेंटेज का डेटा लेना है इन कैलकुलेशन ऑफ ए का जो कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, उसमें 10%। सब्जेक्टेड मिनिमम 900 सीवीपीडी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल को भी आप उसका नोट बना के लिख लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेबल पे चलते हैं। देखिए, अगर व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वीडीएफ का जो वैल्यू है, अगर आपसे टेबल में क्वेश्चन पूछे, मतलब टेबल से डेटा, ये डेटा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इस टेबल का डेटा, तो इस टेबल को भी बना लीजिए। इंडिकेटिव वीडीएफ वैल्यू, अगर वीडीएफ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है और किसी भी तरह का लोड स्पेक्ट्रम गिवन नहीं है, वो केवल आपको दिया रहेगा सीवीपीडी, है ना, 0 to 150 सीवीपीडी एंड टेरेन टाइप, रोलिंग या फिर प्लेन ट्रेन एंड हिली ट्रेन। तो ऐसे केसेस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे व्हीकल डैमेज फैक्टर? You don't know, you don't have the traffic spectrum, you don't have the load spectrum that is carried by the pavement. Then under such cases, how to calculate the vehicle damage factor value? So use this concept. Okay, this table data, इस टेबल में जो डेटा है इस डेटा को यूज करना है एंड वी विल कैलकुलेट दी वी विल यूज दी वीडीएफ वैल्यू, है ना। तो टेबल 4.2 इसको भी पॉज करके बना लीजिए। सो इस टेबल में हमको एक चीज पता चल रहा है कि 0.6 से कम वीडीएफ का वैल्यू हो नहीं सकता। 0.6 से कम वीडीएफ का वैल्यू हो नहीं सकता हिली ट्रेन में, वो भी जब ट्रैफिक आपका 0 to 150 के बीच में है सीवीपीडी। तो टेबल को देखिए, टेबल को लिखिए और देखिए, इसको याद करिए। ये डेटा को सिंपल है, डेटा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। वीडीएफ व्हीकल डैमेज फैक्टर को तो आप जानते ही हैं, है ना, उसका रोल क्या है। सो टेबल याद करिए, दिस इज अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। अब कुछ और डेटा पे चलते हैं, इसको याद करिए।
ये देखिए, ये जो 80 किलो न्यूटन वाली बात मैं बोल रहा हूँ कि अपने को क्वेश्चन जब भी पूछेगा वो 80 किलो न्यूटन पूछेगा। इसके बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 80 किलो न्यूटन सिंगल एक्सल व्हील डुअल व्हील। और जो कॉमर्शियल व्हीकल लिखा हुआ है इसके बारे में लिखा हुआ है ओनली द कॉमर्शियल व्हीकल हैविंग ग्रॉस वेट ऑफ 3 टन और मोर आर कंसिडर फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ पेवमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रैफिक ग्रोथ रेट के बारे में। ट्रैफिक ग्रोथ रेट, इसके बारे में भी कोड एक डेटा अपने को देती है कि अगर आपके पास ट्रैफिक ग्रोथ रेट नहीं है, ये तो उसका डेफिनेशन है, सब कुछ डिटेल में कोड एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपके पास अगर डेटा नहीं है तो ग्रोथ रेट का मिनिमम वैल्यू 5% आपको कंसिडर करना है। मिनिमम एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5% इज कंसिडर्ड। ठीक है, 5%, देखिए अंडरलाइन कर दिया। डिजाइन पीरियड, देखिए द डिजाइन पीरियड टू बी अडॉप्टेड फॉर पेवमेंट डिजाइन इज द टाइम स्पैन कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर द रोड पेवमेंट टू फंक्शन विदाउट मेजर रिहेबिलिटेशन। मतलब किसी भी तरह का रिपेयरिंग मेजर उसके बिना अगर आप जब तक रोड यूज कर पा रहे हैं उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं डिजाइन पीरियड। ओके, इट इज रिकमेंडेड दैट ए डिजाइन पीरियड ऑफ 20 ईयर्स 20 साल may be adopted for structural design of pavement for national highway, state highway and urban road। national highway, state highway and urban road के लिए 20 years। for other category of road a design period of 15 years is recommended। और कोई दूसरा कैटेगरी है तो उसके लिए 15 साल। नेक्स्ट, pavement for very high density corridor more than 300 MSA and expressway shall be preferably designed as long life pavement, otherwise for such corridor the pavement shall be designed for a minimum of 30 years। मतलब एक्सप्रेस वे वगैरह के लिए अगर आपको डिजाइन करनी है या फिर ऐसा रोड जिसपे हैवी ट्रैफिक आ रही है, मतलब ट्रैफिक ग्रेटर देन 300 MSA, तो ऐसे रोड को डिजाइन करने के लिए हम यूज करेंगे डिजाइन पीरियड ऑफ 30 इयर्स, है ना। मिनिमम कितना बोला है डिजाइन पीरियड किसी भी टाइप ऑफ रोड के लिए? 15 साल, उससे कम के लिए डिजाइन नहीं करेंगे। और जनरली जो रिकमेंडेड वैल्यू है फॉर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड अर्बन रोड 20 इयर्स। सो दिस क्वेश्चन आर डायरेक्ट क्वेश्चन दैट may come from objective, may come in examination from code in objective type questions। okay, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। आपको जितना जो पढ़ना था इन फ्लेक्सिबल पेमेंट आपने देख लिया। यू कैन फॉलो द कोड मोर। किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर 50 MSA से, जैसे इस वाले कोड में 50 MSA तक के करस्पॉन्डिंग आपको टेबल गिवन है, अगर उससे भी ज्यादा ट्रैफिक है तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, पुराने कोड में डेटा गिवन है उसको यूज करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ओके देन आई एम टेकिंग लीव हियर। हम अब रिजिड पेमेंट पे हम कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली आज मेरा बॉडी पेन दे रहा है तो इसलिए मैं रिजिड पेमेंट कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। सो मैं ये कल शाम में बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।